हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप बहुत ही लगन के साथ ये प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको स्कोर में बूस्टअप कराने में बहुत मदद करेगी और अपने आप को इंक्रीज करना, अपने आप को लेवल को पिक लेवल तक लेके जाना एक ही मात्र उपाय होती है, एक ही रास्ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से खेलें। जब आप क्वेश्चन से खेलेंगे तो क्वेश्चन आपसे डरने लगेगा और आपको सिलेक्शन दिलाने में आपका दिया गया वक्त, आपका जो प्रैक्टिस अभ्यास जो आप अभ्यास कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो ये आसानी से आप चुरा ले जाएंगे। तो आइए हम लोग कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, स्वतंत्रता दिवस। उसके अवसर पे हम लोग राष्ट्रीय स्वीट्स मिठाई खाएंगे। तो आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में कुछ हम लोग बात करेंगे ही अंत में कि आज़ादी आखिर किसी भी चीज़ से आज़ादी लोगों को कैसे मिलता है और आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। चाहे वो हम गुलामी से आज़ादी चाहे हम अपने दिनचर्या व्यवहार से आज़ादी चाहे हम किसी परेशानियों से आज़ादी चाहें, तो उन सभी चीज़ों के लिए मुझे क्या करना होगा और आज़ादी कैसे प्राप्त होती है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा और क्वेश्चन भी चलता रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि आज के सेट का क्वेश्चंस आपके लिए क्या है। ये क्वेश्चन सेट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप इसका वेटेज देंगे बिल्कुल कम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र साधन होता है किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को समझने के लिए और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे। जैसे एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? अगर आपसे पूछा जाए क्या आप शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल से खुश है या दशरथ माझी द्वारा पहाड़ काटकर रास्ता बनाए गए उससे खुश है? दोनों प्रेम का ही प्रतीक है, लेकिन आपको ज़्यादा खुशी किससे मिलेगी? स्वाभाविक आपका उत्तर आया दशरथ माझी के कुर्बानी से। दशरथ माझी के द्वारा पहाड़ काट करके जो रास्ता बनाया गया उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। दोनों सिंबल लव का ही है, दोनों सिंबल प्रेम का ही प्रतीक है। एक किन्हीं की याद में बनाई जाती है और एक किन्हीं की याद में रास्ता बनाया जाता है, ताकि ये घटनाएं और न घटे। मेरी पत्नी चली गई, कोई और की पत्नी या कोई अपने आप परिवार को न खो दे, इसलिए दशरथ माझी ने रास्ता पहाड़ को काट करके रास्ता निकाला। क्योंकि कुर्बानी इसे भी कहते हैं और कुर्बानी एक ये भी है कि मुझे नींद ही नहीं खुल पाती। आपका रूटीन होता है 6 बजे जगने का और आप जगते हैं 9 बजे, तो बताइए क्या आप स्वतंत्र हैं? मेरा जवाब आएगा बिल्कुल आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि आप अपने नींद का, अपने नफ्स का, अपने मानसिक का गुलाम है। क्योंकि आप जब एक नींद को हरा नहीं सकते, तो इस आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस आज़ादी को दिलाने में रोल कहाँ से आ पाएगा? जब एक छोटी चीज़ आप नींद को नहीं हरा पा रहे हैं, तो आज़ादी लेने में और भारत को स्वतंत्र दिलाने में न जाने हमारे कितने महापुरुषों ने क्या क्या नहीं कुर्बानियाँ दिया। आइए जब बातें होंगी तो बात निकलेगी तो बहुत दूर लग जाएगी। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। आप आंसर करेंगे तो स्वाभाविक मानिए कि आपको ये बहुत प्राउड फील दिलाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने किया और सही किया। बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा और मेरे कानों तक ये आवाज़ आई। ये जो था खिलाफत आंदोलन था। क्या था? सम्मिलित खिलाफत आंदोलन था। क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो दोनों मिलकर के ही साथ साथ काम कर रहा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आखिर किस वजह से हुई थी? ये तुर्कियों की तरफ से, यानी सूफी संतों के साथ जो भेदभाव हुए, मुस्लिम समुदाय के साथ जो भेदभाव हुई, वहीं पे आपका खिलाफत आंदोलन था, पद के लेकर के था। ठीक है, बात हम लोग करेंगे खिलाफत आंदोलन में कि आखिर खिलाफत आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था और इसका खत्म कब होती है। तो बात कर लेते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन की।
पॉइंट बाय पॉइंट कुछ कुछ बातें हम लोग नोट करते चलेंगे। आपसे अगर पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो शुरू जो किया गया अली ब्रदर्स के नाम से फेमस है। अली ब्रदर्स, कौन अली ब्रदर्स है? दो अली ब्रदर्स है, अली ब्रदर, ठीक है, अली ब्रदर्स। एक का नाम है शौकत अली, शौकत अली, क्योंकि टाइटल लगा हुआ अली का इसीलिए बोला गया अली ब्रदर्स, ठीक है ना। और दूसरे का नाम होता है मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। ये चलता कब से है? ये आपका चलता है 1919 से। कब तक चलता है? तो बिल्कुल आपने सही कहा, 1919 से 1922 तक चलता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि खिलाफत आंदोलन का खात्मा जो है, खत्म कब हुआ, ध्वस्त कब कर दिया गया, तो आप याद रखिए खिलाफत आंदोलन का जो ध्वस्त किया गया आतुर्क द्वारा किया गया 1924 में ध्वस्त कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? 1924 में ध्वस्त किसके द्वारा? आतुर्क द्वारा, आतुर्क के द्वारा। तो ये बातें आप तक थी जो याद रखना था। मेन तथ्य को हम लोग यानी क्वेश्चंस कहां से बन सकता था। खिलाफत आंदोलन किसकी दिमाग की उपज थी, किसने ये इसकी आगाज किया, किसने इसकी शुरुआत दिलाई? तो आप याद रखिए अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये कब से कब तक चला? 1919 से 1922 तक ये असहयोग के साथ साथ रहा खिलाफत आंदोलन। इसको ध्वस्त किसके द्वारा किया गया? तो आतुर्क के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो वही साथियों बिल्कुल आपने डेट सही याद रखा, 1924 में इसे ध्वस्त कर दिया गया। तो ये बातें मुख्य तथ्य थी खिलाफत आंदोलन से संबंधित। वहीं हम बात करेंगे अगस्त क्रांति की। तो अगस्त क्रांति जो है ये भारतीय स्वतंत्र यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब आप कह दीजिए लोहे की पत्थर के मील के बराबर, यानी पत्थर के मील के बराबर इसको माना जाता है अगस्त क्रांति। यानी अगस्त क्रांति जो है इसी समय आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त क्रांति कब? 1942 की अगस्त क्रांति है, ठीक है। उसी समय गांधी जी एक नारा देते हैं, बहुत मशहूर नारा और बहुत ही फेमस नारा। क्या नारा? यानी ब्रिटिश उपनिवेशों के खिलाफ ये आवाज दिया गया कि जहां जहां ब्रिटिश है या तो उसे उखाड़ फेंको, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा जो आया ये आपका अगस्त क्रांति का ही देन है। और जब ये नारा गांधी जी ने दिया, लोगों में ये जोश, जुनून, जज्बा, उमंग उभर आया और हर किसी के ये नारा ये आने लगे, जान देनी पड़े तो देंगे लेकिन हम देश को आज़ाद करा करके रहेंगे। स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र हैं, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से आती है। तो ये बातें याद रखिए। अगस्त क्रांति के बारे में भारतीय स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यानी भारत की आज़ादी दिलाने के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये अगस्त क्रांति जो है एक लोहा का मील, एक पत्थर का मील साबित होता है लोगों को एकजुटता कराने में, ठीक है। तो याद रखिए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो। ये अगस्त क्रांति का ही देन है, करो या मरो, करो या मरो। कभी कभी पूछ देता है कि यहीं पे एक क्वेश्चन से खिलाफत आंदोलन जो था ये कैसा आंदोलन था? तो याद रखिएगा ये जन आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन एक जन आंदोलन था। कभी कभी क्वेश्चन यहां पे भी टकरा देता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी हमारे साथी यूट्यूब चैनल से लाभ उठा रहे हैं, मेरा प्रथम प्रयास एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर क्वेश्चन जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है आयोग पूछ सकती है, चाहे आप सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें या आरबी, आरआरबी, एनटीपीसी की बात करें या जेई की बात करें, वहीं हम बात कर लेंगे बिहार सीजीएल की बात करें। तो ये सभी के लिए आपको एक लोहा मनवा के रहेगा और आपको लोहा मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे हट करके क्वेश्चन कहीं से आने वाला नहीं है। भले आपको व्यूअर के देख करके आपके अंदर नेगेटिविटी जरूर आएगा कि व्यूअर कम है ये चैनल उतना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी चैनल्स आपने देखा है और मेरे चैनल को आप देख रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन का आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस चैनल से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में टकराया है। जब आप एनालिसिस कर लेंगे और जब कंपैरिजन कर लेंगे, मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जब ज्ञानघर पे आएंगे तो आप कहेंगे कि रियल में ये चैनल ज्ञानघर यूट्यूब चैनल जो है ईमानदारी और हक की बात, सच की बात करता है और बच्चों की हित की बात करता है जो एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। आइए
बात करें, यही आपका यानी अगस्त क्रांति समझ में आ गया कि ये आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आपका दांडी मार्च जो है ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यानी ये आपका नमक सत्याग्रह से संबंधित है। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा, तो याद रखिए नमक सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी के नेतृत्व में ये नमक सत्याग्रह निकाली जाती है। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी तक ये मार्च होती है। याद रखिए 24 मार्च को ये निकाला जाता है, 24 मार्च 1930, मतलब आपका दांडी मार्च 1930 से संबंधित है, जिसको आप नमक सत्याग्रह कह लीजिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लीजिए। ठीक है, चलिए 24 मार्च से चलता है, 6 अप्रैल तक चलता है, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, 6 अप्रैल तक, यानी कुल 24 दिन का ये यात्रा होता है। वहीं मील की बात करें, कितनी दूरी की बात थी, तो 241 मील की ये सफर था, दूरी था, जिसमें गांधी जी समेत 79 यानी गांधी जी के छोड़ करके 78 लोग और शामिल थे। और इसी में एक चीज बताया जाता है कि गांधी जी ने किनसे कहा था कि अगर मान लो इस आंदोलन के दरमियान मुझे कुछ हो जाता है या मुझे गिरफ्तारी कर ली जाए तो मेरे बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। बिल्कुल ये भी एक सवाल और पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी में भी पूछा और बीपीएससी में भी पूछा। क्या पूछा था, गांधी जी ने किससे कहा था कि अगर इस आंदोलन के दौरान, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है या मुझे गिरफ्तारी कर ली जाती है तो इस आंदोलन का नेतृत्व ये करेंगे। वो नाम था जिनको आप फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कॉम्बिनेशन था, तब जाकर के हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज़ाद हुआ। यहीं पे एक चीज़ याद रखिए, यानी क्या रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या नाम रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को यानी दांडी मार्च का जो है नेतृत्व सौंपा गया था गांधी जी के कुछ हो जाने के बाद। ठीक है, और जो है कि इसमें क्या कहते हैं, गिरफ्तारी हो भी गई थी, गिरफ्तारी हो भी गई थी। ठीक है ना, चलिए, और गिरफ्तारी जब हुई तो ये दांडी मार्च में जो है आपका रिहा किससे हुआ था, इरविन गांधी इरविन समझौता, बिल्कुल आपने सही कहा, वही में समझौता जो हुआ था उसी में रिहाई हुई थी गांधी जी की। बिल्कुल, यानी ये हम कंप्लीट आपको बता करके हैं। चलिए आइए वहीं पे बात कर लें हम लोग स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका 1905 में होती है। कब होती है, 1905 में होती है। क्यों होती है, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाता है उसके खिलाफ में ये मोर्चा निकाली जाती है कि हम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और अंग्रेजों का बताया हुआ यानी जो भी उसका सामान है हम उसको, चाहे वो स्वस्थ क्या कहते हैं, शस्त्र से रिलेटेड हो या पोशाक से रिलेटेड हो या कपड़ा से संबंधित, मैं अंग्रेजों का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करूंगा। और उसी के जो है बताया गया स्वदेशी आंदोलन, यानी ये स्वदेशी आंदोलन किसकी उपज, यानी स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ आया, तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ आया। और कब आया, 1905 में आया। तो ये बात आप नोट करते चलेंगे, 1905 बंगाल विभाजन के खिलाफ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन है। यानी बृहत कथा कोश के लेखक जो है आपका हरिसेन है। क्या है, हरिसेन है। हरिसेन जो है के बारे में, यानी ये जो है विद्वान होते हैं किसका, संस्कृत भाषा के विद्वान होते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, संस्कृत के कवि भी होते हैं और संस्कृत भाषा के ये विद्वान होते हैं। वहीं पे आप याद रखिएगा, क्या रखिएगा, ये विद्वान भी थे और कवि भी थे। कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी हरिसेन से संबंधित पूछ देगा कि हरिसेन जो है किसके दरबार का, यानी किस राजा के दरबार का दरबारी कवि था। तो याद रखिए गुप्त वंश है, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। दरबारी नेता कह लीजिए, दरबारी कवि कह लीजिए, जो कह लीजिए आप समझिए, दरबारे में रहना ही है तो दरबारे में रहना, दरबारी कवि थे। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन की संभावना कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं, जो क्वेश्चन करके जा रहे हैं वही चीज पूछी जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न आता है हम लोग। अगला प्रश्न है, साकेवा के किरात खंबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। साकेवा के किरात खंबू राय समुदाय द्वारा, यानी एक समुदाय है, एक जनजाति है, उस समुदाय का नाम है साकेवा किरात खंबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। ये जो आपका जो है साकेवा किरात खंबू राय जो है ये आपका जनजाति समूह आपको पाया जाता है सिक्किम में, यानी सिक्किम का जो है ये त्यौहार है। और ये याद रखिए साकेवा
है ना, खम्बुराय समुदाय द्वारा, यानी साकेवा जो फेस्टिवल है, ये साकेवा फेस्टिवल को सिक्किम में दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है भूमि पूजा। क्या कहा जाता है? भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिख लीजिएगा, भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है, भूमि पूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात जो है ना जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो यानी 17वें जोन जो है आपका कलकत्ता मेट्रो है। क्या है? कोलकाता मेट्रो है, ये याद रखिएगा, 17वां जोन बना। और सबसे पुराना अगर मेट्रो की बात किया जाए तो कलकत्ता मेट्रो ही है। क्या है? कोलकाता मेट्रो सबसे पुरानी मेट्रो। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी मेट्रो कौन है, तो कोलकाता मेट्रो है। इसको भी याद रखिएगा आप, पुरानी मेट्रो। और इसको हाल ही में 17वां जोन जोड़ा गया, मेट्रो कोलकाता। अब पूछा जाएगा कि ये जो अनाउंस हुआ यानी 17वां जोन किसके द्वारा घोषणा किया गया। तो उस समय यानी दिसंबर में, ये दिसंबर में होता है, दिसंबर 2010 में, दिसंबर 2010। उस समय रेल मंत्री होती हैं ममता बनर्जी, दीदी होती है रेल मंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी द्वारा इस चीज़ की घोषणा की जाती है ना। ममता बनर्जी ये रेल मंत्री होती है। क्या होते हैं? ममता बनर्जी रेल मंत्री, इनके द्वारा घोषणा किया जाता है। तो आप जो है इस चीज़ को आप रख सकते हैं माइंड में। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली पाई जाती है? इसको थोड़ा क्वेश्चन करिए और थोड़ा आंसर आना चाहिए। चलिए क्या हो जाएगा आंसर बताइए। धरोहर स्थल, बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, ये हम्पी होगा बिल्कुल। अब आपसे पूछ जाए कि हम्पी है कहाँ, तो इसके बारे में हम बात कर लें। आपसे पूछे कि हम्पी है कहाँ, तो हम्पी जो है आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक है, जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। दूसरा बात इससे पूछा जाए कि क्या हम्पी को कुछ और नाम से भी जाना जाता है क्या, तो जी हाँ साथियों, कुछ और नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको जो है स्मारकों का समूह भी कहा जाता है, स्मारकों का समूह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित आप जो है एक चीज याद रखिएगा, हम्पी में कुल 4 यानी 4-5 मंदिर है जो ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके बारे में जाना तो याद रखिएगा। सूची मंदिर में हम्पी का, यानी हम्पी में जो मंदिर है, मंदिर की सूची कुछ बात रख लीजिए, कुछ याद है नाम याद रख लीजिए इसका। यानी विरूपाक्ष का मंदिर पूछे अगर आपसे तो कहाँ है ये? हम्पी में है। और हम्पी बोले तो कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर। वहीं आपसे अगर पूछ दे पत्थर मस्जिद क्या है, सॉरी पत्थर का रथ कहाँ है? पत्थर रथ, ये भी आपका हम्पी से संबंधित है। और आपसे अगर पूछ दे क्या, हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर, ये भी आपका कहाँ है बोलिए? ये भी आपका हम्पी से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां सवाल आता है कि चलिए इसको जो है हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर में। ये भी याद, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब सवाल होता है कि यूनेस्को है क्या, तो यूनेस्को के बारे में आप जान लीजिए। ये जो भी सांस्कृतिक चीज होता है या वैज्ञानिक चीज होता है उसका संरक्षण प्रदान करना आपका यूनेस्को का ही काम है। तो यूनेस्को से संबंधित कुछ बातें, थोड़ा तथ्य लिख लीजिए यहाँ पे। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथ्यों का ऊपर करता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई, तो याद रखिए यूनेस्को की जो स्थापना है 4 नवंबर 1945, 4 नवंबर 1945 में हुई। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है। पेरिस कहाँ है? ये फ्रांस में है। ये बातें याद रखिएगा। मुख्य जो काम होता है इसका क्या होता है बोलिए? यूनेस्को का जो मुख्य काम है, क्या काम है? ये शांति कायम करना, शांति कायम करना। ठीक है, चलिए आए बात समझ में। गरीबी उन्मूलन भी है। तीसरी बात आप जो है इसका ये रख लीजिएगा, शिक्षा विज्ञान, यही है। चलिए ठीक है, शिक्षा
और चौथा जो है संचार से संबंधित भी है। तो ये चीज़ आप जो है इसके बारे में थोड़ा माइंड में रखेंगे तो आसानी होगी याद करने में। यूनेस्को की जो है स्थापना 4 नवंबर 1945 होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। चलिए, वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोणार्क मंदिर किस लिए फेमस है और कहाँ है ये, तो याद रखिए कोणार्क मंदिर कहाँ है बताइए? ओडिशा में। कहाँ है? बिल्कुल आपका सही आंसर जा रहा है ओडिशा। वहीं अगर आपसे बात किया जाए खजुराहो की मंदिर कहाँ है, बोलिए खजुराहो की मंदिर कहाँ है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये है महाराष्ट्र में आपका, यानी हिंदू शैली पे मंदिर है ये खजुराहो, महाराष्ट्र। वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि एलोरा की मंदिर कहाँ है, तो आप याद रखिए एमपी में है, मध्य प्रदेश में है और ये जैन समुदाय से संबंधित है। किससे? जैन समुदाय से संबंधित है। कोणार्क मंदिर को ही सूर्य मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो यानी आप इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लीजिएगा और कुछ कुछ बातें जब सुन लेंगे तो ये हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इन सभी का क्लास पीडीएफ फॉर्मेट में और या वीडियो, तो वीडियो ज्ञानघर ऐप से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानघर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ से जो भी क्लासेस हो रही है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और संपूर्ण पीडीएफ भी आपको मिलेगा। या तो आप ज्ञानघर टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से मन हो आप प्राप्त कर लीजिए। आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन यानी डिस्कशन एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में आए तो ज्ञानघर का एप्लीकेशन आज ही इंस्टॉल कर लीजिए। सर्च मारेंगे प्ले स्टोर पे ज्ञानघर, वहाँ से आप उस ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे और पूरी क्लास की वीडियो आपको वहाँ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या है? तो यानी किसी देश का व्यापार संतुलन जो होता है, आयात और निर्यात के बीच के अंतर ही हमारा उस देश के व्यापार संतुलन बताता है। यानी आयात कितनी हो रही है, निर्यात जो है हमारा यानी आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, इसके बीच के जो डिफरेंसेस है ये हमारे जो है व्यापार संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात के बीच के जो अंतर है ये आपको बताती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? बिल्कुल बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके पास है बोलिए? किसके पास है? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, संसद के पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि संसद ने नागरिकता के अधिकार के विनियमित करने के ये जो कानून बनाए कब? 1955 में। कब बनाया? नागरिकता अधिकार नियमित, ये लिख सकते हैं आप 1955 में। कब? 1955 में। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्या बनेगा कि आखिर जो है नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए जो शक्ति बनाई गई, तो आखिर कोई भी भारत के जो है व्यक्ति या भारत के नागरिकता अगर लेना चाहे तो भारत के नागरिकता लेने के लिए कुल कितने तरीके हैं? तो भारत के नागरिकता पाने के लिए कुल 5 तरीका है, यानी 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने तरह से आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 तरह से। कौन कौन? तो पहला आप लिख सकते हैं जन्म से, यानी आपका जन्म भारत में हुआ। दूसरा, अगर आपका जन्म भारत में है तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा, अगर आपका जो है क्या बोलिए, वंश परंपरा से आपके पूर्वज भारत से रहे हो, वंश परंपरा। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण। चौथा प्राकृतिक रूप से। और पांचवा जो है आपका भूमि से, है ना, भूमि मानदंड अगर जमीन से है, भूमि विस्तार द्वारा। इन 5 तरीकों से आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और ये बना क्या आप 1955 में। ठीक है, और किसकी ये पावर किसके पास होता है? तो याद रखिए ये पावर जो होता है आपका संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? बिल्कुल ये बात
किसने कहा और आपकी आवाज़ आ गई हम तक? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अब हम लोग जो है इनसे संबंधित बात कर लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित बात करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए संविधान के जनक कौन है, तो संविधान का जनक जो है यही है, संविधान जनक। ठीक है, यही अगर बात कर दिया जाए कि प्रथम कानून मंत्री कौन है, तो यही हमारे बी आर अम्बेडकर जी, प्रथम कानून मंत्री। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ और सवाल पूछ दिया जाए अगर आपसे, क्या पूछेगा? बी आर अम्बेडकर जी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये आपका अंबेडकर जी से संबंधित था। ठीक है, चलिए थोड़ी कुछ और बात हम कर ले। क्या बात कर ले? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित बात अगर करिएगा तो ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, है ना, लखनऊ अधिवेशन, उसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं अध्यक्ष। ठीक है, यहीं पे बात हुई थी, इसी में जो है बात निकला था पूर्ण स्वतंत्रता, यानी पूर्ण स्वतंत्रता शब्द जो है किस अधिवेशन का देन है? तो याद रखिए लखनऊ अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ठीक है, चलिए वहीं हम अगर बात कर ले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित बात करिए। भारत के उप प्रधानमंत्री हैं कौन रहे हैं? उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आखिर वल्लभ भाई पटेल जी का जो लकब मिला, टाइटल मिला सरदार का, वो सरदार की जो टाइटल देने वाले कौन है? तो देने वाले टाइटल जो है वो महिलाएं हैं। एक बारदोली में जो है, बारदोली में आंदोलन होती है, उस आंदोलन में महिलाओं द्वारा सरदार का टैग, सरदार का टाइटल दिया गया वल्लभ भाई पटेल जी को। तो आप लिख सकते हैं बारदोली आंदोलन का देन है सरदार। ठीक है, यहीं पे बात करिएगा अगर, क्या करिएगा बोलिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन होती है 1949 में, 1949 में उसके अध्यक्ष रहते हैं। कुछ कुछ तथ्य बातें थोड़ा रखते चलेंगे। चलिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में तो पूरा मॉडर्न इतिहास से पढ़ना है, क्या बताएं। बस एक बात याद रखिएगा, हरिजन सभा का संगठन जो है गठन करने वाले महात्मा गांधी, और हरिजन के बारे में परिभाषित करने वाले जो है, क्या बोले कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का संतान। ये बात महात्मा गांधी जी ने कहा। क्या जो आक्रोश होकर के था बड़ी जाति और छोटी जातियों के बीच, एक पैरेलल लाना था, जरूरी था, नहीं तो फिर देश आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? उसकी स्थिति जो है दाएं सिरे पे होनी चाहिए। ठीक है ना, दाएं सिरे पे होनी चाहिए। तो आपका आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो ये आप याद रखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है पहले अफ्रीका का जो है महाद्वीप का ये हिस्सा हुआ करता था। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार को जो है हम लोग गोंडवाना लैंड के हिस्सा, यानी भूमि का जो है हिस्सा भी कहते हैं हम लोग। तो एक बात याद रखिएगा, भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न आते हैं। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश से घट रही है, कब से घट रही है? 1981। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि आखिर क्या वजह है कि 1981 से जनसंख्या दर जो है वृद्धि दर घट रही है, तो याद रखो 1981 में एक सरकार होती इंदिरा गांधी की, है ना, आपने सुना होगा इनकी थोड़ा पॉलिसी, जो सरकार गिरी भी थी, यानी फुल मेजोरिटी की सरकार, और गिरने का कारण बना
जबरदस्ती नसबंदी का भी, जिसमें एक जनता के बीच में एक आक्रोश हुआ, जिसके कारण सरकार डगमगाई डोली भी थी। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आखिर 1981 के बाद ही जनसंख्या की वृद्धि दर घट क्यों रहा है। तो 1981 के बाद ही एक टैब यानी जो है परिवार नियोजन जो अभियान चलाई गई थी, मतलब उसके लिए गर्भ निरोधक दवाइयाँ, गर्भ निरोधक प्लानिंग की जो स्थापना होती है वो 1981 में ही होती है। इसी वजह है, यही वजह है कि जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है। तो यानी कारण बताइएगा क्यों घट रही है। कारण उसी समय से आपका गर्भ निरोधक दवाइयां या योजना लाया गया, जिसके कारण वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर घट गई। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया, बिल्कुल आपने सही कहा आंसर। चलते बढ़ते हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था। तो 2019 में भारत का जो स्थान था 129वां था। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ घुमा के पूछता है, यानी 129 में जो है 2019 की बात कर रहा है, 129वां था। वहीं अगर बात किया जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात किया जाए, 2023-24 की बात करें हम, अगर 2023-24 की, इसमें जो स्थान है कैमा है, इसमें स्थान है आपका 134वां। कितना स्थान है बोलिए, 134वां। देखिए 134वां। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन है, तो प्रथम स्थान जो है प्राप्त करने वाला कौन है, आप बताइए। प्रथम स्थान किनको मिला, स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड। आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक जो है में कुल कितने देश शामिल है, तो कुल देश जो है इसमें HDI लिखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुल 189 देश है। उसमें भारत का जो स्थान मिला है 134वां स्थान मिला है, और 2019 में 129वां था। वहीं अगर आपसे 2020 की बात कर लेता तो 2020 में जो है आपका 130वां था, यानी खसक गया था ऊपर। ठीक है, चलिए अब सवाल आती है कि HDI जो है, HDI सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिए HDI जो है सूचकांक, ये आपका UNDP द्वारा जारी किया जाता है, UNDP द्वारा जारी। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, क्या बोलिए, प्लानिंग। ठीक है, चलिए प्रोसेस, ये चीज आप याद रखिएगा। यही में आप कभी कभी पूछ देता है कि HDI का जो है देन किसका है, HDI का टर्म यानी HDI का खोज, HDI का टर्म जो है, HDI का देने वाला कौन है। याद रखिए HDI का जो है, एक है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक। ठीक है, महबूबुल हक के द्वारा दिया गया, हक के द्वारा दिया गया। कब दिया गया बोलिए, 1992 में दिया गया। ये बात आप माइंड में रखेंगे। यानी HDI जो है महबूबुल हक की दिमाग की उपज है। महबूबुल हक है कौन, एक अर्थशास्त्री है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यानी पाकिस्तानी का एक रोल इसमें आया। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। चलिए, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। यानी याद रखिए बंगाल सेना की नर्सरी जो है अवध को कहा जाता था, और अवध वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, बंगाल सेना की नर्सरी, आखिर बंगाल सेना क्या थी, ये 1857 के विद्रोह से पहले की कहानी है। बंगाल सेना यानी बंगाल में सेना की जो बहाली होगी, वो ब्रिटिश ने एक रूल ही दिया, क्या दिया कि इस सेना में आने वाले एक भी निचले जाति से नहीं रहेंगे, जो भी आएगा वो उच्च जाति से ही आने वाला होगा। तो ये जो रूल दिया बंगाल सेना में, यानी बंगाल सेना के बारे में याद रखिएगा कि बंगाल सेना में बहाली का जो बात आई, बंगाल सेना में कौन आएंगे, ओनली उच्च सेना से ही आएंगे, यानी उच्च जाति के ही लोग आएंगे इसमें
निम्न जाति के लोग नहीं आ सकते हैं। और ये घटना 1857 के विद्रोह से पहले की है। और ये क्षेत्र जो है इसमें ज़्यादा जो लोग यानी जिस जिस क्षेत्र से लोग इसमें इन्वॉल्व थे उस क्षेत्र का नाम याद रखिए। किस किस क्षेत्र से इसमें था? बंगाल सेना में बंगाल, बिहार और अवध, जो यूपी में हुआ करता था। ठीक है ना, अवध यूपी का पार्ट्स है। तो यहाँ से यानी बंगाल सेना में बहाली होने वाले उच्च जाति से ही संबंधित था। तो ये बात आप थोड़ा रख लीजिएगा। और बंगाल सेना की नर्सरी अवध को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये कहानी आप जो है याद रखिए। हट जाए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आइए, अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक का लेखक है? बिल्कुल फेमस आप क्या चहेता हाफ लाइफ ऑफ गर्लफ्रेंड के लिए जो है एक क्या था, उपन्यास भी था। तो ये आपका चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत। ये बात याद रखिए, बिल्कुल एकदम आपने सही कहा। और चेतन भगत इसमें एक यानी जो है आपसे अगर पूछ दिया जाए कि रिवॉल्यूशन जो है ये क्या है, एक उपनिवेश है। क्या है? उपन्यास कह लीजिए, उपन्यास कह लीजिए, बेहतर ज़्यादा रहेगा। उपन्यास है। इसमें क्या था? इसमें था प्रेम। कोचिंग संस्थाओं द्वारा जो बच्चों के शोषण होता है उस पे था, यानी शोषण भी कह सकते हैं। यानी शिक्षण संस्था जो शुल्क यानी शिक्षण ग्रहण करना आज इतना महंगा हो गया है, एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया, उस पर भी आधारित थी। ठीक है ना। दूसरा क्या था? प्यार, प्रेम, प्यार, भ्रष्टाचार, इस पे संबंधित था आपका चेतन भगत का उपन्यास। ठीक है, जो प्रकाशित होता आपका 2011 में। क्या होता? 2011 में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल आपने आंसर सही कहा, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए खाद्य एवं उर्वरक मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? यानी किस संगठन से जुड़े हुए थे? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो बिल्कुल आपने सही कहा, बचपन बचाओ आंदोलन से ही संबंधित है। बचपन बचाओ आंदोलन, और आपका होता है करेक्ट आंसर। बचपन बचाओ आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बच्चे जो जिनको अभी शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है तो उनको मजदूरी पे नहीं लगा जाए, उनका यानी शिक्षा ग्रहण का अधिकार है, वो शिक्षित होंगे तभी जाकर के देश विकास होगा। तो ये चीज़ पे जो है कैलाश सत्यार्थी साहब ने बच्चों के शोषण के विरुद्ध उठ करके काम किए कि नहीं, पहले बच्चा पढ़ेगा उसके बाद ही उसको किसी काम पे लगाया जाएगा। ये संबंधित था आपका कैलाश सत्यार्थी साहब से। वही बात कर लीजिए आप कि एसओएस क्या है, तो एसओएस से बात कर लीजिए। देखिए एक जो है ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी इसको कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है? चिल्ड्रेन विलेज के नाम से जाना जाता है एसओएस। चिल्ड्रेन विलेज के नाम से जाना जाता है आपका एसओएस। और एसओएस का जो पर्पस है क्या है बोलिए? इसका पर्पस है बोलिए, नहीं बताइएगा। चलिए ये आपका जो है एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका यानी एसओएस का मेन पर्पस है क्या? जब चिल्ड्रेन यानी बचपना को कायम रखना, बचपना को कायम रखना, ये पर्पस है। चलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये आपका भारत सरकार की पॉलिसी है, योजना है भारत सरकार, जिसका नाम बदल करके रखा गया। अब नाम बदला गया। कब बदला गया बोलिए? नाम बदला गया है आपको 2019 में। किसके द्वारा नाम बदला गया? तो आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे नाम बदला गया, आर्थिक सर्वेक्षण। क्या नाम बदला गया? तो नाम याद रख लीजिए आप, क्या रखिएगा? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी में। बेटी आपकी धन लक्ष्मी
और विजय लक्ष्मी, ये नाम रखा गया बदल करके 2019 में विजय लक्ष्मी। ठीक है। बाल राहत और आप, बाल राहत और आप का मतलब क्या हुआ? तो बाल राहत और आप है, तो बाल राहत यानी बच्चों को खुली आज़ादी, उसे आराम से जिंदगी गुजर बसर करने की आज़ादी हो, तो ये बात जो है आपका बाल राहत और आपके बारे में आता है। और इसके बारे में याद रखिएगा, कहाँ से याद रखिएगा? ये भी आपका जो है बाल राहत और आप है, ये भी आपका गैर सरकारी योजना है, एनजीओ है। ठीक है, ये मुख्य बातें आप याद रखेंगे तो चलेगा, काम बन जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कैलाश सत्यार्थी का जो है क्वालिफिकेशन क्या था? तो याद रखिए कैलाश सत्यार्थी का क्वालिफिकेशन, एक ये अभियंता थे, इंजीनियर थे, और इंजीनियर के साथ यानी किस ब्रांच में थे? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जहां पढ़े थे तो इसी सब्जेक्ट के ये क्या थे? बोलिए, प्रोफेसर भी थे, पढ़ाए भी थे। चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड का नाम है विटामिन B9 का दूसरा नाम फोलिक एसिड है, और यही जो होता है नवजात शिशु में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। और किसी बच्चे या मदर में जो कोई गर्भवती महिलाएं होती है उसमें ये दिया जाता है, उसको कहा जाता है इसकी सेवन किया जाता है कि आने वाले बच्चे पूर्ण रूप से हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो इसी की बात जो है आपका करता है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, जिसकी कमी से आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी और रतंधी जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का दूसरा नाम जो होता है कोबालामीन होता है। क्या होता है? कोबालामीन होता है। ये भी बात आप माइंड में रखते चलेंगे। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के दूसरा नाम जो होता है, बोलिए क्या नाम होता है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ये विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो रक्त की प्रवाह जो होता है, प्रबंध यानी रक्त की प्रवाह तेजी हो जाएगी। आपकी रक्त धीमे धीमे नहीं बहेगी, बहुत तेजी के साथ बहेगी। अगर बह चला है तो बहता ही चला जाएगा जब तक उसमें अगर कोई सोर्स विटामिन के न डाला जाए, है ना। तो अगर रक्त बह रही है, उसे रोकना है तो विटामिन के लेना है, विटामिन के जरूरी है। आइए बात हम लोग करते हैं आगे वाली प्रश्नों की। ये आगे प्रश्न क्या है? चलिए, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक आपके स्टीव जॉब्स हैं। बिल्कुल, इनकी देहांत 55 साल की उम्र में हो जाती है। इनको कई बीमारी होता है, लेकिन उसमें एक बीमारी अग्नाशय की बीमारी, मतलब पैंक्रियाज कैंसर हो जाता है। अग्नाशय कैंसर भी इनको होकर रहता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका कि आखिर जो है एप्पल के जो संस्थापक है जिसकी देहांत हुई उसको मुख्यतः कौन बीमारी थी? बीमारी तो बहुत थे, लेकिन उस बीमारी में अग्नाशय कैंसर होकर के था। ठीक है, और ये 55 साल की उम्र में देहांत होती है। 2011 में एक फोन, आईफोन सीरीज है S4 लॉन्च करने के बाद, S4 लॉन्च करने के बाद इनकी देहांत हो जाती है। बाकी इन सारी तीनों के बारे में मैं आपको बता करके हूँ। ठीक है, आप पूरी लेक्चर अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारी बातें बता करके हैं। आइए अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण ये पौधे में होने वाली भोजन प्रक्रिया है जिससे प्रकाश जो है पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन जो निकलता है ये जल से निकलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें जो ऑक्सीजन मुक्त हुआ है, ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त हुआ है? तो जल से हुआ है, और जल का टूटना ही कहलाता है फोटोलाइटिक। क्या कहलाता है? फोटोलाइटिक। प्रकाश की उपस्थिति में जल टूट रही है तो ये फोटोलाइटिक है। ठीक है, चलिए, और ये ऑक्सीजन टूट के बनाता है। और कभी कभी ऑक्सीजन ये पूछ देगा आपका इक्वेशन, तो इक्वेशन में आप लिख सकते हैं ये 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मुक्त करता है। यही है आपका इक्वेशन जो आप फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वो ऑक्सीजन प्राप्त जो होता है
ये प्रकाश संश्लेषण का ही देन है, और उस प्रकाश संश्लेषण में वाटर में से ऑक्सीजन का मुक्त होना ही हम तक ऑक्सीजन के लिए के रूप में आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। वही बात कुछ कर लीजिए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की मुख्य बातें याद रखिए कि ये स्वाधीन और गंधहीन गैस है, स्वाधीन और गंधहीन गैस है, इसमें नहीं स्वाद होता है और नहीं गंध होता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको आलू के पकौड़ा वगैरह या चिप्स वगैरह को लंबे समय के लिए संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्वेटिव करने के लिए, इसे स्टोर करने के लिए उस आलू के पकौड़े के चिप्स के पॉकेट में इसको फिल किया जाता है। दूसरी बात याद रखेंगे कि जो टायर वगैरह होती है, जो गाड़ी वगैरह में टायर देखे होंगे, उस टायर में भी नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। वही बात आपकी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो श्वसन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है, श्वसनीय गैस है। आइए अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? चलिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया बोलिए? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है जो लिखा है। तो गोदान, गोदान लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा जी। कभी कभी मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा नाम पूछ देता है कि इनका दूसरा नाम क्या था, तो याद रखिए धनपत राय श्रीवास्तव नाम था, धनपत राय श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए आइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो पावर का जो शेयरिंग है, पावर डिवीजन है, वो आपका अनुसूची 7 में, किसमें? अनुसूची 7 में। और कितने डिवीजन हो रहे हैं, यानी कितने संघ हैं? तो कुल 3 संघ है। संघ सूची, यानी आप सुने होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही अधिकार है, कि उस पर केंद्र ही हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर करेगा, वो बाहरी किसी और का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। संघ सूची में कुल पहले 97 विषय था, जो अब जो है 100 विषय हो गए। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर संघ सूची में कितने विषय थी? तो पहले संघ सूची में 97 विषय था, और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 100 विषय है। यही राज सूची की बात कर लीजिए, तो राज सूची में पहले जो विषय था आपका 66 था, और वर्तमान में ये हो गया 61, यानी 5 घट गया। इसमें 5 घटा, इसमें 3 बढ़ा है। वही समवर्ती सूची की बात करिए, तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय, कितने विषय है? 52 विषय है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें राज्य की भी सहमति होती है और केंद्र की भी सहमति है। सम से ही मतलब है समवर्ती, सब पढ़े सब बढ़े, समवर्ती सूची। चलिए वही बात कर ले हम लोग कि आखिर अनुसूची 9 क्या है। तो अनुसूची 9 जो है ना, अनुसूची 9 की बात करिए, तो अनुसूची 9 जो है केंद्र और राज्य के बीच जो कानून की बात है, तो उसके कानून से संबंधित शक्ति है। कानून से संबंधित आपका जो है अनुसूची 9 है। वही बात हम कर ले अनुसूची 6 की, तो अनुसूची 6 जो है जनजातियों के क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? जनजातियों के क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन राज्य इसमें आया? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए यही बात कर लीजिए, अनुसूची 10 क्या है? तो अनुसूची 10 जो है ना, ये दल बदल की जो है कानून है, दल बदल वाला, दल बदलू, दल बदल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के भी नाम से जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। कब लाया गया इसको? ये 52वें संविधान संशोधन 1900, बोलिए कब?
52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। 85 कहाँ लिख दे, यहीं लिख दें, लाया गया इंडियन भारतीय राष्ट्रीय, आईएनसी नहीं लिखना, इसका लिखिए, कब लिखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, और 1985 में ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, जिसको WHO ह्यूम्स रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अगला प्रश्न, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा है। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या आपका, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो स्वराज ध्वज अपनाया गया था। एक नाम ऐसा आता है स्वराज ध्वज, खुद का स्वराज ध्वज, और वो बना हुआ खादी से था। क्या था? खादी से बना हुआ था तिरंगा झंडा, जिस पर चरखा का प्रतीक बना हुआ था, और चरखा का प्रतीक जो था वो केंद्र में था। क्या था? केंद्र में था। तो आपका ये खादी से बना तिरंगा झंडा जिस पर चरखा का प्रतीक बनाई हुई थी, तो आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि उस झंडे में चरखा कहाँ पे सिचुएटेड थे, कहाँ उपस्थित थे, तो आपको याद रखना है कि चरखा जो थी झंडे में वो आपका सेंटर पे था, केंद्र पे था। ठीक है, चलिए, विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, वह कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। चलिए, बिल्कुल आपका सही आंसर है। आइए, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ है? ये गुजरात में है। और कभी कभी पूछ देता है इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखिए इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में सतर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रम स्थापित किया? तो ये आपके चंद्रशेखर आजाद जी हैं। कौन है? चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग भगत सिंह से संबंधित। चलिए, भगत सिंह के संबंध जो है फांसी कब होती है? 23 मार्च 1900 कब? 1931। हाँ, ठीक है। 23 मार्च का जो दिवस होता है, 23 मार्च को जो मनाया जाता है, 23 मार्च को जो है मार्टियस डे या शहीद दिवस, मुख्य बातें याद रख लीजिए, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये 23 मार्च 1931 को। एक बात और भगत सिंह संबंधित याद रखिएगा, ये जो इन्वॉल्व रहते हैं, किसमें इन्वॉल्व रहते हैं? सेंट्रल असेंबली बम कांड जो होता है उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं। सेंट्रल बम असेंबली कांड, बोलिए, असेंबली बम कांड। ठीक है ना, चलिए तो ये याद रखिए। और भगत सिंह द्वारा एक पार्टी का भी जो है ये किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्या? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट में लिख दूं, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA का संस्थापक भी रहते हैं। ठीक है, वही बात कर लीजिए सरदार उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह ये जो है गदर पार्टी से जुड़े रहते हैं। उस समय ये रहते हैं अमेरिका में, और गदर पार्टी की स्थापना होती है जर्मनी में। दूसरी बात याद रखिएगा सरदार उधम सिंह के बारे में, सरदार उधम सिंह बदला लिए थे। किस चीज़ के बदला लिए थे? तो इतिहास के अंदर याद रखिएगा 1913 में, जो 1919 में 13 अप्रैल 1919 की जगह एक घटना घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहां से अमृतसर से काफ़ी ज़्यादा लोग को जो है कुर्बानी देनी पड़ी थी। और उस समय होता है जनरल जो होता है, गवर्नर जनरल कौन होता है? बोलिए, जनरल ओ डायर होता है। और जनरल ओ डायर जो होता है वो जो सेना को देता है आदेश कि जाओ अमृतसर के मैदान में, अगर भीड़ होगी तो वहाँ उपस्थित जो भी होगा किसी से कुछ पूछना नहीं है, गोली
अंधाधुन फायरिंग करना है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाती है, ठीक है, और जाने जाती है गोली से कम। उसमें उस ग्राउंड के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो होता है एक कुआं होता है, और कुआं में बच्चे और माँ बच्चे को पहले फेंक देती हैं और माँ उसमें जम मार देती हैं। मतलब ज़्यादा मौत जो है दम घुटने की वजह से भी होती है, ठीक है। तो सरदार उधम सिंह जो है इसी चीज़ का बदला लेने चले जाते हैं क्या, लंदन। और लंदन जाकर के जो है जनरल डायर को मार गिराते हैं, और मार गिराने की वजह में इनकी फांसी होती है। और फांसी कब होती है, तो फांसी याद रखिए 31 जुलाई 1940 को फांसी हो जाती है। 31 जुलाई 1940 को फांसी। किस वजह में, ये वजह थी उधम सिंह को, यानी उधम सिंह जो है जनरल डायर को मार गिराया कहाँ, लंदन में जाकर के। ये होती है बदले की भावना। क्या होती है, बदले की भावना। कई का परिवार बिछड़ा था, कई का माँ के, कई का जो है परिवार, किसी के माता, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बहन, वो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड एक खून के आंसू रुला देती है। और याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ही जो है वही कारण जो है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं अंग्रेजों द्वारा जो दिया जाता है, और उसी में महात्मा गांधी को भी मिलता है उपाधि। और कौन सी उपाधि मिलती है इसको कमेंट करके बताइएगा, जो वो रिटर्न करते हैं 1922 में, ठीक है। चलिए वही बात कर लीजिए खुदीराम बोस के बारे में। तो आप याद रखिए खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के युवा, एक क्रांतिकारी युवा जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी जाती है, 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जिनको, यानी कई क्रांतिकारी हुए आए, जिनमें सबसे कम उम्र की वो कौन क्रांतिकारी है जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया, तो आपका जो है खुदीराम बोस जी है। और खुदीराम बोस जी का संबंध जो है मुजफ्फरपुर में जो है एक कांड होती है किंग्स फोर्ड कांड, जिसमें खुदीराम बोस की क्या रहती है, इन्वॉल्वमेंट रहती है, और इनकी फांसी हो जाती है कब, 11 अगस्त, बोलिए 1908 को। 11 अगस्त 1908 को फांसी होती है। 11 अगस्त 1908, कितने साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में होती है, ठीक है। चलिए आइए कंप्लीट। चलिए जी हाँ साथियों, तो ये क्वेश्चंस आप तक हुआ कंप्लीट। आज का जो भी क्लासेस का जो पीडीएफ है वो आपको ज्ञानघर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उपस्थित करेंगे, या ऐप्स आप जो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए ज्ञानघर प्ले स्टोर से, ज्ञानघर। तो आप चाहे तो टेलीग्राम से हासिल कर सकते हैं, या आप चाहे तो ज्ञानघर के एप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं। ये जो भी क्लासेस का वीडियो है सब आपको ज्ञानघर एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको यूट्यूब पे डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप एप्लीकेशन, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ रही है, तो आप वहाँ से भी प्राप्त हासिल कर सकते हैं। और कल है 15 अगस्त, और आप जो है आज़ादी के लिए, यानी आज़ादी सेलिब्रेट हर किसी को, यानी सबसे बड़ा पर्व अगर महापर्व कहा जाए तो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो आज हम किसी न किसी के चंगुल में फंसे हुए होते, और हम बेबाक पूरी आज़ादी के साथ नहीं बोल पाते। ये स्वतंत्रता हमें दिलाती है, कुर्बानी देना पड़े अपनी आज़ादी के लिए तो कुर्बानी दो, कुर्बानी देना पड़े अगर सफलता पाने के लिए तो कुर्बानी दो। अगर आपको कुर्बानी देना पड़े कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो कुर्बानी दो। आपको सोना बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन याद रखिए आप ज़्यादा सो करके जीवन को इंजॉयमेंट नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोच के देखिए, महज यानी 24 घंटा होता है, 24 घंटा में व्यक्ति अमूमन मान लो कि 8 घंटा सोया, ठीक है, 8 घंटा सोया, 2 घंटा रिफ्रेशमेंट में निकाल दीजिए, 6 से 7 घंटा आदमी स्टडी में निकाला, यानी अपने आप पे उसने खर्च कितना किया, मुश्किल से 3 से 4 घंटा, ठीक है, 3 से 4 घंटा। एवरेज एन एवरेज औसतन बात करिए तो औसतन जो लाइफ स्पेन है कितने हैं, 60 साल। तो एक दिन में आपने 3 घंटा सिर्फ अपने पे इस्तेमाल किया तो 60 साल में कितना इस्तेमाल करिएगा, बोलिए 6×18 180 घंटा। और उस 180 घंटा को इंजॉयमेंट में जीने के लिए सारी समस्या, सारी संघर्ष, सारी तपस्या है। तो आप चाहते हैं कि वो बचे हुआ हमारा 180 घंटा जो हम पूर्ण रूप से अपने ऊपर जो इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम कैसे बनाएं और कैसे हासिल करें। तो
180 घंटा को इंजॉयमेंट में बदलने के लिए आज आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। कुर्बानी देना पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से, कुर्बानी देना पड़ेगा जो आपको ट्रैक से भटका रहा है, कुर्बानी आपको देना पड़ेगा जो आपको नींद आती है और कहता है कि सो जाओ, तो नींद से भी कुर्बानी देना पड़ेगा। और जो आलसपन है आपके अंदर, उस आलसपन को भी त्यागना पड़ेगा। जब आप आलसपन त्यागेंगे तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे। और स्वतंत्रता का मतलब ही होता है, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप पे कोई चीज़ हावी है, डोमिनेंट है, आप उस चीज़ से छुटकारा लेना चाहते हैं। तो जी हाँ साथियों, आपका मिशन होना चाहिए। अगर आप स्टडी लर्निंग फेज में हैं, प्रिपरेशन फेज में हैं, तो आपका मकसद है जिस एग्ज़ाम के लिए आप लगे हुए हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करना, उस एग्ज़ाम को जो है प्राप्त करना, उस एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट हासिल करना। तो इसके लिए उसकी जो दरकार है, उसकी मांगे हैं 8 घंटा पढ़ो, तो आप जो है 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ को त्यागना पड़ेगा, समाज, दोस्ती, अपना पराया, हर चीज़ को त्यागना पड़ेगा। और एक चीज़ जब त्याग करके एक संगठित, जब सामूहिक रूप से किसी चीज़ पे जब आप फोकस्ड होंगे, जब फोकस करेंगे, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। तो ये पैगाम, ये प्रतीक हमको देता है कौन? स्वतंत्रता दिवस। और यहीं पे याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे दूसरे प्रधानमंत्री की बात कर ले, गुलजारी लाल नंदा जी थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद वहीं पे बात हम करेंगे कि तीसरे प्रधानमंत्री कौन रहे। तो तीसरे प्रधानमंत्री जब आए आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी आपको पता है क्या बोलते हैं? 1965 जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा होता है, तो वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी एक नारा देते हैं। क्या नारा देते हैं? बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, जय जवान जय किसान। यानी जय जवान और जय किसान के नारा से पाकिस्तान से युद्ध में हमारी भारत को फतह मिलती है और फतह हासिल होती है। और ये याद रखिए, कोई चीज़ को हासिल करने के लिए आपके अंदर एक जोश जुनून भरना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किनका था? ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। जय हिंद का नारा देने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी था। आज हमको ज़रूरत है अपने स्वतंत्रता सेनानी, यानी हमारे जो भी महापुरुष रहे, उनकी बलिदान, उनकी कुर्बानी को याद करना। याद रखिए, ये बात किसने कहा था कि ऐ लोगो, तुम भारत को छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहते हो? तो सुन लो, पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो? वहीं पे गांधी जी आते हैं, क्या आते हैं बोलते हुए, क्या कि आखिर इस तरह की आज़ादी, यमुना से आपको वजू बना करके नमाज पढ़ने की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी, आपको जो है एक साथ चलने की आज़ादी, कंधे से कंधे मिलाने की आज़ादी आपको ये भारत दे रही है। फिर ये देश छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद ने लोगों से कहा, विनती रिक्वेस्ट किया कि ये ऐ लोगों, क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी दिलाने में क्या कुर्बानी, खून बलिदान नहीं किए थे? क्या कुर्बानियाँ नहीं दिए थे कि तुम जो है अपने बाप दादाओं की, अजदाओं की कुर्बानी को भूल करके तुम इस देश को छोड़ना चाहते हो? तो ये इनकलाब, ये बातें थी। लोग यानी बाई चॉइस, बाई पोजीशन से लोग जो है देश में रहे, भारत में, यानी सबसे अव्वलीन दर्जा। यानी अगर आपको किसी चीज़ से प्रेम करना है तो सबसे पहले प्रेम आपको अपने देश से करना पड़ेगा, अपने मुल्क से प्रेम करना पड़ेगा। जो मुल्क से प्रेम नहीं करेगा वो किसी से प्रेम नहीं करेगा, जो मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं। तो हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहले हम अपने देश से, अपने मुल्क से प्रेम करें, प्यार करें और देश के हम सब मिल करके जो है आगे बढ़ाने का काम करें, एक विकसित भारत बनाएं। और विकसित भारत बनाने के पीछे युवाओं का हाथ होता है, क्योंकि यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, खेत पे किसान और बॉर्डर पे जवान, तब जा कर के हम एकमुश्त होकर के इस देश को विकसित कर पाएं और एक विकासशील देश के रूप में भारत उभर पाया, जान पाया और सोने की चिड़िया कहलाने लगा। तो जी हाँ साथियों, ये आज के लेक्चर स्वतंत्रता दिवस से संबंधित था। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आज़ादी की बहुत बहुत बधाई हो, स्वतंत्रता दिवस की। जहाँ भी रहें खुश रहें, मग्न रहें और राष्ट्रीय स्वीट्स जलेबी खा करके आनंद लें। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। ज्ञानकर यूट्यूब चैनल आप सभी को हार्दिक बधाई देता है स्वतंत्रता दिवस की। जहाँ भी रहें झंडा फहराते रहें। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान।